दोस्तों, प्राचीन भारत में यह मान्यता थी कि भगवान एक ऊंची जगह पर रहते हैं। हमारे ग्रंथों के अनुसार भगवान मेरू पर्वत पर निवास करते हैं। भारतीय संस्कृति में जिस तरह से मंदिर आज से हजारों साल पहले बनाए जाते थे, आज भी ठीक वैसे ही बनते हैं। जब हमारे राजाओं ने अपने साम्राज्यों को साउथ एशिया के दूसरे देशों जैसे कि कंबोडिया और इंडोनेशिया तक फैलाया, तो वहां भी हमने ऐसे ही मंदिर बनाए थे। अब जरा इन पिरामिड्स पर नजर डालिए। यह है इजिप्ट का द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा। ये है मैक्सिको में स्थित चिचेन इट्जा, जिसे माया लोगों ने बनाया था। और ये है इटली का पिरामिड ऑफ सेस्टियस। भारत में हम मंदिरों के अंदर अपने भगवान की मूर्ति रखते हैं, और इन सिविलाइजेशंस में पिरामिड के अंदर उनके किंग्स और क्वींस को रखा जाता था, जो उनके लिए भगवान के समान थे। अब बात करें इजिप्ट के पिरामिड ऑफ गीजा की, तो इन्हें आज से करीब 4500 साल पहले बनाया गया था। गीजा के पिरामिड के कंस्ट्रक्शन में कार्डिनल पॉइंट्स को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है, जो भारतीय आयादी वास्तु शास्त्र का अहम हिस्सा है। प्राचीन समय से ही हम मानते आए हैं कि वास्तु के अनुसार बने घरों में सुख और संपदा का वास होता है, और जो भी काम हम करते हैं वो हमेशा अच्छा होता है। आयादी कुछ सीक्रेट मैथमेटिकल फॉर्मूलाज होते हैं, जिन्हें प्राचीन समय से ही हिंदू मंदिरों के कंस्ट्रक्शन में यूज किया जाता था। ऐसा माना जाता है कि अगर हम इन्हें ठीक तरह से अप्लाई करते हैं, तो ये घर या मंदिर के अंदर की हर एक चीज में परफेक्ट कॉस्मिक वाइब्रेशंस मेंटेन करके रखते हैं। अगर आप भारत के मंदिरों को देखेंगे, तो इसके शिखर में आपको स्टेप कंस्ट्रक्शन देखने को मिलेगा। मतलब नीचे की ओर बड़ा पत्थर और फिर हर स्टेप में थोड़ा छोटा पत्थर। ठीक ऐसी ही कंस्ट्रक्शन पिरामिड्स में भी है। कहते हैं कि ये शिखर कॉस्मिक एनर्जी को अट्रैक्ट करता है और उसे गर्भगृह तक पहुंचाता है, जहां भगवान निवास करते हैं। पिरामिड्स के बारे में भी कुछ ऐसा ही कहा जाता है। इनके ऊपर का हिस्सा कॉस्मिक एनर्जी को अट्रैक्ट करता है और उसे उस चेंबर तक पहुंचाता है जहां उनके फेरोज की बॉडी रखी हुई है। ये कॉस्मिक एनर्जी दैवीय शक्तियों का सोर्स होता है, और ये हमारी लाइफ को बेटर बनाती है। कात्यायन शुल्ब सूत्र नाम के एक एंशिएंट वैदिक टेक्स्ट में हमें सर्कल मेथड का जिक्र मिलता है। प्राचीन लोग इस मेथड से वेस्ट और ईस्ट डायरेक्शन को डिटरमाइन किया करते थे। दुनिया के कई एंशिएंट सिविलाइजेशंस के कंस्ट्रक्शंस को इसी मेथड के यूज से बनाया गया है, और इजिप्शियन पिरामिड्स में भी इसके यूज के सबूत मिलते हैं। अगर भारतीय संस्कृति में गंगा नदी को पवित्र माना गया है, तो इजिप्शियंस नील नदी को पवित्र मानते थे। नील नदी को हम ब्लू नाइल भी कहते हैं। ब्लू यानी कि नीला, और संस्कृत में इसे नील कहते हैं। लिंग्विस्टिक्स यानी कि भाषा विज्ञान में यह साफ लिखा गया है कि नाइल का नाम संस्कृत से ही आया है। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि प्राचीन समय में इजिप्शियन सिविलाइजेशन और इंडियन सिविलाइजेशन में गहरा संबंध रहा हो? और क्या अभी मैंने आपको जो कुछ भी बताया वो इस बात की ओर इशारा नहीं करता कि पिरामिड्स को बनाने में भारतीयों का भी योगदान है? मैं ये दावा नहीं कर रहा। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। इजिप्ट से अब मैं आपको ले चलता हूँ एंशिएंट बेबीलोन। साल 1849 में इराक के मोसुल में टिग्रिस रिवर के किनारे ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट्स को खुदाई के दौरान बहुत सारे क्ले टैबलेट्स मिले थे। ये क्यूनाइफॉर्म स्क्रिप्ट में लिखे हुए थे, जो प्राचीन मिडिल ईस्ट में एक पॉपुलर राइटिंग सिस्टम था। ऐसा माना जाता है कि क्ले टैबलेट्स को 7th सेंचुरी BCE यानी कि आज से 2700 साल पहले बेबीलोन के प्राइस्ट्स ने लिखा था। बेबीलोन प्राचीन इराक की एक सिविलाइजेशन हुआ करती थी, जो 1894 BCE से 1000 AD तक एग्जिस्ट करती थी। आज हम बेबीलोनियन सिविलाइजेशन के बारे में जो कुछ भी जानते हैं, उसका एक बड़ा हिस्सा हमें इन्हीं क्ले टैबलेट्स को ट्रांसलेट करने पर पता चलता है। इनमें वहां के राजाओं और वहां के लोगों की रिलीजियस लाइफ्स के बारे में डिटेल में लिखा हुआ है। लेकिन इनमें से 2 टैबलेट्स इन इंफॉर्मेशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हैं। इन क्ले टैबलेट्स में सोलर सिस्टम और कई दूसरे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स के बारे में काफी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन बताई गई है, और इनसे धरती के एग्जैक्ट डिस्टेंस भी इनमें मेंशन्ड है। इन 2 क्ले टैबलेट्स को बेबीलोनियन स्टार कैटलॉग नाम दिया गया है। अब सवाल उठता है कि आखिर उन लोगों को यह नॉलेज कहां से मिली? तो इसका जवाब भी उन्हीं क्ले टैबलेट्स में छिपा हुआ है।
बेबीलोनियंस के अनुसार उनको ये ज्ञान अनुनाकीज ने दिया था, जो तारों से आए देवता थे। अनुनाकीज तारों के देवता आन और धरती की देवी की संतान माने जाते हैं, जिनका जिक्र तमाम मिडिल ईस्टर्न सिविलाइजेशंस में मिलता है। वैसे क्या आपको पता है कि एंशिएंट बेबीलोन को प्राचीन दुनिया में कला, संस्कृति, ज्ञान और व्यापार का केंद्र माना जाता था। इसे दुनिया के सबसे प्रभावशाली और अमीर सिविलाइजेशंस में गिना जाता था। लेकिन आखिर इसका कारण क्या था? बेबीलोन के लोग ऐसा क्या करते थे जो आपके और मेरे जीवन में मिसिंग है, और जिससे उन्होंने एक ऐसा शहर बनाया जो सोना, चांदी और हीरे जवाहरात के ढेर पर बैठे हुए थे? अगर आप भी इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो मैं आपको जॉर्ज एस क्लासन की लिखी बुक द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन को जरूर सुनने की सलाह दूंगा। जी हाँ, किसी बुक को ऑडियो बुक के फॉर्म में सुनने का जो मजा है वो मजा किसी चीज में नहीं है। तो अगर आप भी ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं तो कुकू एफएम इसके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है। कुकू एफएम पर आपको रिच डैड पुअर डैड, द साइकोलॉजी ऑफ मनी, एटॉमिक हैबिट्स और द 5 AM क्लब जैसी ढेर सारी पर्सनल फाइनेंसिंग से जुड़ी ऑडियो बुक्स मिल जाएंगी, जो आपकी फाइनेंशियल लाइफ को बदल देने वाली है। यही नहीं, यहाँ आपको लव, हॉरर, कॉमेडी, मोटिवेशन, सेल्फ हेल्प जैसी कई जॉनरास की 10,000 से भी ज्यादा ऑडियो बुक्स की लाइब्रेरी मिल जाती है। एंड गेस व्हाट, ये सब आपको मिलता है दिन के 1 रुपए से भी कम में। जी हाँ, अगर आप डिस्क्रिप्शन में मेरे लिंक से कुकू एफएम को डाउनलोड करते हो और हमारे प्रोमो कोड ANT50 को यूज करते हो तो आपको इसका ईयरली सब्सक्रिप्शन बिल्कुल 50% डिस्काउंट में मिल जाएगा। यानी कि आपको 399 नहीं बल्कि केवल 199 रुपए देने होंगे 1 साल के लिए। लेकिन जल्दी कीजिएगा क्योंकि यह ऑफर सिर्फ शुरुआती 250 सब्सक्राइबर्स के लिए ही वैलिड है। तो सोच क्या रहे हो, कुकू एफएम जैसी मेड इन इंडिया ऐप को अभी डाउनलोड करो और सोते जागते दौड़ते भागते ऑडियो बुक सुनते रहो। दोस्तों, अब इससे पहले कि आप कुकू एफएम पर ऑडियो बुक सुनने के लिए निकल जाए, मैं आपकी मुलाकात अखनातेन से कराना चाहूंगा। अखनातेन इजिप्ट के एक महान फैरो थे जिन्होंने यहाँ 18th सेंचुरी BC में राज किया था। अखनातेन वो इंसान थे जो इजिप्शियंस की रिलीजियस लाइफ में बहुत बड़ा चेंज लेकर आए थे। अखनातेन से पहले इजिप्शियंस अलग अलग देवी देवताओं की पूजा किया करते थे, लेकिन उन्होंने लोगों को एटन की पूजा करने के लिए प्रेरित किया। एटन को सन की डिस्क के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है और ये इजिप्शियन गॉड रा के ही रूप थे। आपको बता दूं कि रा इजिप्शियन माइथोलॉजी में सूर्य देव को कहते थे, लेकिन अखनातेन की मौत के बाद इन रिलीजियस बिलीफ्स को फिर से रीस्टोर कर दिया गया। उनके बाद के राजा उन्हें इजिप्शियन सिविलाइजेशन के दुश्मन के रूप में देखते थे और इसीलिए उनकी मौत के बाद उनकी ज्यादातर यादों को मिटा दिया गया था। अखनातेन के बारे में जो चीज सबसे इंटरेस्टिंग और मिस्टीरियस थी वो था उनका सर। उनका सर एक नॉर्मल इंसान से काफी लंबा और फैला हुआ था। अगर हम उनकी पत्नी नेफरतीती का सर देखें तो यहाँ भी हमें सेम स्ट्रेंज शेप देखने को मिलता है। अखनातेन के बेटे तूतनखामन का सर भी कुछ ऐसा ही था और इजिप्ट के कई रूलर्स के साथ हमें सेम कहानी देखने को मिलती है। सिर्फ इजिप्ट ही नहीं बल्कि दुनिया की कई जगहों पर हमें लॉन्ग और इलोंगेटेड हेड ह्यूमंस के स्केलेटन्स मिले हैं। साल 1922 में इराक के उर नाम की जगह पर एक्सकेवेशन के दौरान हमें एक टॉम्ब मिली थी। ये टॉम्ब थी उर की पहले साम्राज्य की रानी पुआबी की। पुआबी 2600 BC के लगभग सुमेरियन सिविलाइजेशन के उर किंगडम की क्वीन हुआ करती थी। इनका सर भी दूसरे इंसानों के कंपैरिजन में काफी स्ट्रेंज शेप का था। साल 2016 में कोरिया में भी 1500 साल पुरानी एक टॉम्ब में ऐसी ही ममी मिली थी और साउथ अमेरिका के पेरू में तो ऐसे हजारों अनयूजुअल हेड स्केलेटन्स पाए गए हैं। लेकिन आखिर इनके पीछे का राज क्या है? अगर बात करें अखनातेन की तो कई वैज्ञानिक दावा करते हैं कि उन्हें क्रैनियोसिनोस्टोसिस नाम का जेनेटिक डिफेक्ट था और यही कारण है कि उनका और उनकी फैमिली का सर बड़ा था। लेकिन फिर सवाल आता है कि नेफरतीती का सर बड़ा क्यों था? वो तो अखनातेन की पत्नी थी। जब पेरू में इन तरह के सर वाले स्केलेटन्स को खोजे गए थे तो इसके पीछे का रीजन वहां के एक लोकल ट्राइब कोलागुआ की मान्यताओं को बताया गया था। ऐसा कहा जाता है कि कोलागुआ लोग अपने ट्राइब की अलग पहचान रखने के लिए अपने सरों को आर्टिफिशियली लंबा किया करते थे। जब कोई बच्चे का जन्म होता था तो वो उसके सर के चारों ओर लकड़ियों को लगा देते थे और उन्हें कस कर बांध देते थे। इससे उसका स्कल अलग तरह से ग्रो होता था और दूसरे ट्राइब्स कोलागुआ लोगों को पहचान पाते थे। तो क्या प्राचीन काल में ऐसा कोई ट्रेडिशन एग्जिस्ट करता था जिसमें रॉयल फैमिली के लोग या फिर किसी स्पेशल ट्राइब से जुड़े लोग अपने सरों को आर्टिफिशियली लंबा करते थे?
इसका जवाब फिलहाल तक किसी के पास नहीं है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये लोग इंसान थे ही नहीं, मतलब ये एलियंस या फिर कोई दूसरी ही ह्यूमन स्पीसीज के थे? क्या आप मुझ पर बिलीव करोगे? अभी कुछ देर पहले ही मैंने आपको अनुनाकीज के बारे में बताया था, जिन्हें मिडिल ईस्टर्न कल्चर्स में तारों से आया देवता कहा जाता था। अगर हम अनुनाकीज के सरों को देखें तो उनका शेप भी लॉन्ग और इलोंगेटेड था। दुनिया भर की सिविलाइजेशन में ये साफ साफ जिक्र मिलता है कि उनके देवता आसमान से आए थे और उन्होंने ही धरती के लोगों को नॉलेज दी थी। अगर हम कई सिविलाइजेशंस के शुरुआती किंग्स और क्वींस के बारे में बात करें तो वो या तो खुद देवता थे या फिर देवताओं के वंशज। कई एंशिएंट टेक्स्ट्स में अखनातन, नेफरतिति और पुआबी को देवताओं से कंपेयर किया गया है। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये अनयूजुअल सर वाले इंसान असल में तारों से आए देवता हो या फिर उनके और इंसानों के हाइब्रिड? अब यार मैं तो इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि यार देखो गौर से, मेरा सर तो बिल्कुल नॉर्मल ही है और अपने इलोन मस्क का सर भी नॉर्मल ही लग रहा है। वैसे आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? इन एंशिएंट लॉन्ग हेड ह्यूमंस के पीछे का क्या कारण हो सकता है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपने काफी कुछ नया सीखा। अगर सीखा तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए हो इस चैनल पे और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना, ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।